मीनू और राजू महाराष्ट्र के एक गांव में रहते थे। बचपन में ही उनके अम्मी अब्बू की मौत हो गई थी, इसलिए उनकी दादी ने उन्हें पाला था। गरीबी के कारण उनके घर में गैस सिलेंडर नहीं था। तीनों सुबह सुबह जंगल में लकड़ियाँ चुनने जाते थे। मीनू, तूने अभी तक कितनी लकड़ियाँ चुनी है? मैंने 15 लकड़ियाँ बीनी है बुद्धू, और तूने अभी तक सिर्फ 10 लकड़ियाँ बीनी है। दादी ये झूठ बोल रही है। इसने सिर्फ 10 लकड़ियाँ ही चुनी थी और फिर मेरी 5 लकड़ियाँ चुरा ली। तुम दोनों लड़ना बंद करो। तुम आपस में मुकाबला क्यों करते हो? अपना अपना काम करो और उसी में खुश रहो। एक दिन सब राजू, मीनू और उनकी दादी लकड़ियाँ बिन रहे थे। उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज तो तालाब की तरफ से आ रही है। चलो चल कर देखते हैं। कहीं कोई खतरनाक जानवर हुआ तो? बेटा, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हमें कम से कम एक बार तो देखकर आना ही चाहिए कि कौन कराह रहा है। तीनों तालाब के किनारे पहुँचे। उन्होंने झाड़ियों में से छिप कर देखा कि एक शैतान तालाब किनारे लेटा हुआ है और कराह रहा है। ये तो कोई डरावना शैतान लगता है। क्या हमें इसके नजदीक जाना चाहिए? तुम दोनों यहीं रुको, पहले मैं देख कर आती हूँ। दादी शैतान के पास गई तो उन्होंने देखा कि शैतान कई जगह से घायल है। ऐसा लग रहा था जैसे शैतान को पत्थर मारे गए हों। कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मा, मैं दरिया किनारे के एक टापू से यहाँ आया हूँ। तो तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं मांस नहीं खाता, इसीलिए मेरी कौम के लोगों ने मुझे टापू से निकाल दिया। जब मैं महाराष्ट्र पहुँचा तो लोग मेरी शक्ल सूरत देखकर डर गए और उन्होंने मुझे पत्थर मारे। मैं भागता भागता यहाँ तक पहुँचा हूँ। राजू और मीनू, झाड़ियों से निकल आओ, ये बुरा शैतान नहीं है। राजू, मीनू और दादी ने मिलकर शैतान के घाव धोए और खाने को फल दिए। ये फल हमने इस जंगल से ही तोड़े हैं। तुम ढूंढोगे तो तुम्हें यहाँ आम, जामुन और अंगूर के पेड़ मिल जाएंगे। अब दादी, राजू और मीनू जब भी लकड़ियाँ इकट्ठे करने जाते थे, शैतान से मिलकर आते। लेकिन एक दिन एक सरकारी अधिकारी ने उन्हें रोक लिया। सुनो तुम तीनों, आज के बाद जंगल में मत आना। हुकूमत ने जंगल के दरख्तों की कटाई पर रोक लगा दी है। आप गलत समझ रहे हैं। हम कोई पेड़ नहीं काटते, सिर्फ जमीन पर गिरी हुई लकड़ियों को ही बीनते हैं। बढ़िया, ज्यादा दिमाग मत चला। एक बार मना कर दिया तो कर दिया। इस तरह तीनों के जंगल जाने पर रोक लग गई। लकड़ियों के अभाव में राजू, मीनू के घर चूल्हा जलना भी बंद हो गया। फल मिलने भी बंद हो गए। दादी अपनी जान पहचान की दुकान से राजू, मीनू के लिए कुछ सामान उधार लाया करती थी। ये लो बच्चों, बिस्कुट, नमकीन खाकर गुजारा कर लो। अब पता नहीं हमारे घर खाना कब बनेगा। कुछ दिनों बाद दादी जब दुकान पर पहुंची तो दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया। तुमने अभी पिछला बकाया ही नहीं चुकाया है और अब फिर से सामान लेने आ गई हो। इस तरह तुम्हारी जिंदगी कैसे चलेगी? एक काम करो, बच्चों को लेकर मुंबई चली जाओ और वहाँ कुछ काम धंधा करो। दादी ने घर आकर सारी बात राजू और मीनू को बताई। बच्चों, क्या तुम मुंबई चलोगे? हाँ दादी, मुंबई चलते हैं। मैं मुंबई देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मगर दादी, धंधा शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारे दादा की अंतिम निशानी ये मंगलसूत्र मेरे पास रह गया है। इसे गिरवी रखकर कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। राजू, मीनू और दादी मुंबई चले गए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज की रेहड़ी लगाएं। दादी, मुंबई का वड़ा पाव मशहूर है। वड़ा पाव की दुकान लगाते हैं। नहीं, वड़ा पाव तो हर जगह बिक रहा है। पूरी आलू की रेहड़ी लगाते हैं। नहीं, समोसा और ब्रेड पकौड़ा। नहीं, चाउमीन और डोसा। चाउमीन की रेहड़ी लगाएंगे क्योंकि चाउमीन के ठेले यहाँ कम हैं। उधर शैतान जंगल में परेशान हो रहा था।
वो जंगल में राजू, मीनू और दादी का इंतजार कर रहा था। समझ नहीं आ रहा कि ये राजू, मीनू और दादी अब मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं। कहीं वो मुझसे डर तो नहीं गए, या फिर कहीं वे मुझसे नाराज तो नहीं है। मुझे कम से कम एक बार उनसे मिलने जाना चाहिए। एक दिन शैतान ने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सरकारी अधिकारी की नजर उस पर पड़ गई। वो बंदूक लेकर राक्षस के पीछे दौड़ा। शैतान तालाब में घुस गया और उसने पानी में सांस रोककर अपनी जान बचाई। अधिकारी जब चला गया तो शैतान बाहर आया। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे राजू, मीनू और दादी से मिलना होगा। कहीं तीनों किसी मुसीबत में तो नहीं है। वे तीनों मुसीबत में फंसे हुए थे, क्योंकि मुंबई में उनका चाउमीन का धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। उनकी रेहड़ी के पास 2 और रेहड़ी वाले चाउमीन बेचने लगे। राजू, तुम घर पर चले जाओ और जमींदारों के खेत में मजदूरी कर लेना। यहाँ मुंबई में हम तीनों का खर्चा नहीं चल पा रहा है। रही बात हम दोनों की, तो मीनू और मैं यहाँ काम संभाल लेंगे। राजू गांव वापस आ गया। राक्षस चाचा से मिले कई दिन हो चुके हैं। मुझे उनसे मिलकर अपनी परेशानी उन्हें बता देनी चाहिए। एक रात राजू झाड़ियों में छिपकर बैठ गया। सरकारी अधिकारी के सोने का इंतजार करने लगा। जैसे ही अधिकारी को नींद आई, राजू दबे पांव जंगल में घुस गया। शैतान एक पेड़ के ऊपर छुप कर रहता था। जैसे ही शैतान ने राजू को देखा, वो पेड़ से कूद पड़ा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था चाचा। और सुनाओ, तुम्हारे क्या हाल चाल हैं? यहाँ जिंदगी बहुत खराब है। सरकारी अफसर रोजाना गश्त पर आता है और मुझे उससे छिपकर रहना पड़ता है। तुम लोग कहाँ चले गए थे? कितने दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ? हम लोग मुंबई चले गए थे। दादी और मीनू अभी भी वहीं पर हैं। वहाँ हम लोगों का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं लौट आया। तुमने कौन सा कारोबार शुरू किया? चाउमीन की दुकान लगाई है। चाउमीन तो मुझे भी बहुत पसंद है और मुझे ब्रेड पकौड़ा भी पसंद है। मेरी माँ मुझे चाउमीन ब्रेड पकौड़ा बनाकर खिलाती थी। चाउमीन पकौड़ा? हाँ, चाउमीन बनाने के बाद उसे बेसन में मिलाकर तल लो तो पकौड़ा चाउमीन बनकर तैयार हो जाती है। क्यों न दादी पकौड़ा चाउमीन बेचे? सही पकड़ा। आम चाउमीन तो बहुत सारे लोग बेच रहे होंगे, लेकिन तुमने अगर पकौड़ा चाउमीन बेचना शुरू किया तो तुम्हारी खरीदारी बहुत होगी। राक्षस चाचा, इस बार मैं अकेले मुंबई नहीं जाऊंगा। तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे पब्लिक में जाते हुए डर लगता है। डरो मत, मैं लोगों को भरोसा दिलाऊंगा कि तुम अच्छे शैतान हो। राजू ने अगले दिन सरकारी अधिकारी से बात की। चाचा, जंगल में एक शैतान रहता है। बराए मेहरबानी उसे मेरे साथ जाने दीजिए। शैतान हम सभी के लिए खतरा है, इसलिए मैं उसे जान से मार डालूंगा। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। वो शैतान मांस नहीं खाता, इसलिए उसके टापू के लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया। जब वो इंसानों के बीच पहुंचा तो हम इंसान उससे डर गए और उसे पत्थर मारने लगे। लगता है उस शैतान के साथ बहुत ज्यादती हुई है। ठीक है, तुम शैतान को ले जा सकते हो। इस तरह राजू ने शैतान को जंगल से बाहर निकाला। सारे गांव वाले राजू को शैतान के साथ देखकर दंग रह गए। राजू शैतान को मुंबई ले आया और उसने शैतान को रेहड़ी पर खड़ा कर दिया। रेहड़ी पर बहुत से लोग आने लगे। वे शैतान के दर्शन करते और पकौड़ा चाउमीन खाते। इस तरह राजू, मीनू और दादी के पास से पैसों की कमी दूर हो गई और वे खुशहाल जीवन बिताने लगे। अगर उन तीनों ने शैतान की मदद नहीं की होती तो आज वे शैतान के दम पर पैसे नहीं कमा पाते। तभी तो कहते हैं, अच्छे कर्मों का अच्छा फल यकीनन मिलता है। मुकुंद के ताड़गोले के बाग थे। वो ताड़गोले के दरख्त पर चढ़कर ताड़गोले तोड़ता था और फिर इन ताड़गोलों को साहूकार को फरोख्त कर उससे पैसे कमाता था। अरे भाई, अब तुम ताड़गोले ज्यादा दिया करो।
बाजार में ताड़गोले की मांग में इजाफा हुआ है। जी जनाब, कल से ज्यादा ताड़गोले देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। मुकुंद और मयूरी की एक दुख्तर थी मीना। मीना कहाँ है? अभी यही थी, शायद अपनी सहेलियों के साथ खेलने गई होगी। लेकिन आपको उससे क्या काम आ गया? अरे उसे ताड़गोले खाने थे, तो देखो उसके लिए कुछ ताजे ताड़गोले तोड़ कर लाया हूँ। तभी मीना, अरे वाह, ताड़गोले, ये सब के सब मैं ही खाऊंगी। हाँ, तेरे लिए ही लाया हूँ, आराम से खा। बरसात हो या गर्मी, मुकुंद हर मौसम में ताड़गोलों की दरख्त पर चढ़ता था। एक रोज की बात है, मुसलसल 2 रोज से बारिश रुक ही नहीं रही थी। ऊपर वाले के करम से ये बारिश जल्दी रुक जाए। आज दरख्त पर होशियारी से चढ़ना, दरख्त की शाख भी गीली होगी। हाँ, होशियारी से ही चढ़ूंगा, मैं कोई नौसुखिया थोड़ी हूँ। इल्म है आप उस्ताद हैं, लेकिन फिर भी ख्याल रखिएगा। हाँ बेगम साहिबा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं यूं गया और यूं आया। ठीक है। मुकुंद ताड़गोले की दरख्त पर चढ़ गया और एक एक करके होशियारी से ताड़गोले तोड़ने लगा। कुछ देर गुजर गया और फिर एकाएक मीना वहाँ पहुँची। अब्बा! मीना की आवाज सुनकर मुकुंद का तवज्जो ही नहीं रहा और वो फिसलकर सीधा दरख्त के नीचे गिर गया। अब्बा! मीना ने फौरन कुछ गांव वालों को आवाज लगाई। सब दौड़े चले आए। चाचा, अब्बा गिर गए। गांव वाले दौड़ते हुए वहां पहुंचे। मुकुंद का ऑपरेशन किया गया, लेकिन अब वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था। अब क्या होगा? अब हमारा घर कैसे चलेगा? आप फिक्र मत कीजिए जी, कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। ऊपर वाले ने हमें तकलीफ दी है, तो वो ही हमें रास्ता भी दिखाएगा। लेकिन कैसे? मैं अपाहिज बन गया हूँ। इससे बेहतर कि ऊपर वाला मुझे मार ही देता। ऐसा ना कहिए, आप ही हमारी जिंदगी है। मयूरी और मुकुंद परेशान थे कि अब उनकी आगे की जिंदगी कैसे बसर होगी। कुछ रोज बाद मुकुंद को घर लाया गया। मयूरी और मुकुंद के बचत किए हुए सारे पैसे उसके इलाज में खत्म हो गए। मैं कहीं काम तलाशती हूँ। तुम बाहर और घर का काम तन्हा कैसे संभालोगी? मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। कोई तो ऐसा काम होगा जो मैं इस हाल में भी कर सकता हूँ। नहीं नहीं, आप आराम फरमाइए। नहीं मयूरी, मैं ऐसे तुम पर बोझ नहीं बन सकता। फिर ऐसी हालत में आप क्या कर सकते हैं? कुछ तो जरूर होगा ही। अगले रोज से मयूरी ने काम तलाशना शुरू किया। वो कई दुकानों और कंपनियों में गई, लेकिन उसे कहीं मुलाजमत हासिल नहीं हुई। मुझे कोई काम तो नहीं हासिल हो रहा, सोच रही हूँ कोई कारोबार ही कर लूं। कैसा कारोबार? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? आज बाजार में पकौड़ी की दुकान देखी थी, काफी हुजूम जमा था। मैं भी तो अच्छे पकौड़े बनाती हूँ, तो क्यों ना मैं भी पकौड़े फरोख्त करूँ। कर तो सकती हो, लेकिन सभी लोगों को पकोड़े उसी दुकान के पसंद हैं, तो तुम्हें कुछ नए तरीके से पकोड़े बनाना चाहिए। कैसे तरीके? जैसे चाइनीज पकोड़े हैं जो बच्चों को बेहद पसंद आते हैं, वैसा ही कुछ नया। वैसा कुछ? मीना तू बता, तुझे और क्या खाना पसंद है? मुझे तो मैगी पसंद है। मैगी पकौड़ा कैसा रहेगा? मैगी के पकोड़े भी बनते हैं क्या? हाँ, वो भी बहुत कुरकुरे। जा मीना, दौड़कर एक पैकेट मैगी लेकर आ। मीना मैगी खरीदने चली गई और कुछ देर बाद 2 मैगी के पैकेट ले आई। मीना ने मैगी को उबाला और फिर उन्हें सुखाकर उसमें कुछ मसाले मिलाकर कढ़ाई में मैगी पकौड़े तलने लगी। मीना एकटक अपनी वालिदा के हाथों को देख रही थी। जैसे ही मैगी के पकौड़े तलकर बाहर आए, मीना ने झट से एक पकौड़ा उठाया और अपने मुंह में डाल दिया। अरे अरे, गरम है। बहुत जायकेदार है अम्मी, वाह। मीना ने एक मैगी का पकौड़ा अपने वालिद को भी दिया। ये तो वाकई जायकेदार है। हाँ, मैंने कहा था ना कि बहुत जायकेदार बनते हैं।
क्या ये मैगी के पकौड़े बाजार में फरोख्त होंगे? हाँ हाँ यकीनन, ये तो आग लगा देंगे। मयूरी ये सुनकर खुश थी। कुछ रोज बाद मयूरी और मुकुंद ने मिलकर बाजार में मैगी के पकौड़े का स्टॉल लगा दिया। ये क्या है आंटी? मैगी पकौड़ा। मैगी के पकौड़े? हाँ। एक प्लेट दीजिए मुझे। हाँ हाँ, लो बेटा। मयूरी ने उस लड़की को मैगी के पकौड़े दिए। वाह, कितना जायकेदार है। आज तक ऐसे पकौड़े कहीं नहीं खाए। उस लड़की को देखकर कई और लोगों ने मयूरी के मैगी पकौड़े चखे। चाची, ये तो मस्त है। मुकुंद मैगी पकौड़े तलने में मयूरी की मदद कर रहा था। वो अपाहिज था। पहले ही रोज मयूरी और मुकुंद की अच्छी खासी कमाई हो गई थी। वो लोग खुशी खुशी घर लौटे। सोचा नहीं था कि हमारी इतनी अच्छी आमदनी होगी। इस गमज़दा जिंदगी में यही एक खुशी है। अब्बा, आप फिक्र ना कीजिए, हमारे सारे गम दूर हो जाएंगे। आप भी ठीक हो जाएंगे। पूरे खानदान में उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। सब मिलकर और मेहनत से कोशिश करने लगे। उनका मैगी पकौड़े का कारोबार भी चल पड़ा था। खरीदारों का हुजूम लगने लगा और साथ ही उनकी आमदनी में भी इजाफा होने लगा। मैगी पकौड़े जल्द ही मशहूर हो गए। उनकी आमदनी में इतना इजाफा हुआ कि मुकुंद का अच्छे से अच्छा इलाज शुरू हो गया। इस ट्रीटमेंट से उम्मीद है मुकुंद जी आप चल पाएंगे। कुछ जरूरी सर्जरी करनी होंगी, लेकिन आपका जिस्म इस ट्रीटमेंट को अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहा है। ये खबर भी उस खानदान के लिए अच्छी थी। 6 माह बाद आज मयूरी ने मैगी पकौड़ी की बड़ी दुकान खोल ली और इस खुशी को दोगुना मुकुंद ने किया। आज कुछ पलों के लिए ही सही, वो डगमगा कर खड़ा हुआ। ये उम्मीद की वो रोशनी है जो दिखाती है कि मुकुंद बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। और ये सब इनके एक मैगी पकौड़ी की बदौलत मुमकिन हुआ। और आगे भी ये मैगी पकौड़ा धूम मचाता ही रहेगा। उषा एक गरीब वड़ा पाव वाली थी। उसके शौहर अपाहिज थे, इसीलिए वो वड़ा पाव बनाकर बेचा करती थी। वड़ा पाव, गर्मा गर्म वड़ा पाव। बेहद कम लोग उसकी आवाज सुनकर उसका वड़ा पाव खाने आते थे। उषा के वड़े मजेदार होते थे और वो अक्सर परेशान होकर घर वापस आती। क्या हुआ, आज भी कुछ खास बिक्री नहीं हुई क्या उषा? न जाने क्या हो रहा है जी, आजकल लोग वड़ा पाव नहीं खाते। माँ, आजकल लोग मैगी, फ्रैंकी, बर्गर, पिज्जा ये सब खाते हैं। अगर यूं ही चलता रहा तो हमारी गुजर बसर कैसे होगी? कुछ न कुछ तो जरूर होगा, तुम फिक्र मत करो। माँ, तुम कुछ और चीज क्यों नहीं बेचती, जैसे बर्गर या पिज्जा? मुझे वो सब बनाना नहीं आता है, मुझे तो सिर्फ वड़ा पाव बनाना ही आता है। तो हमें वड़ा पाव में ही कुछ नया सोचना होगा। उषा परेशान थी क्योंकि दिन ब दिन उसकी आमदनी घटती जा रही थी। अगली सुबह उषा सुबह जल्दी घर से निकली। वड़ा पाव, गर्मा गर्म वड़ा पाव। वो काफी देर तक चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी उसके वड़ा पाव के ठेले पर नहीं आया। आज इतनी भीड़ है पर कोई भी ग्राहक मेरे ठेले पर नहीं आया। उषा और जोर जोर से चीखने लगी, वड़ा पाव, गर्मा गर्म वड़ा पाव। उषा की आवाज सुनकर उसका पुराना ग्राहक उसके नजदीक आया। कितने वड़ा पाव चाहिए संजय? एक वड़ा पाव देना चाची जी। आप कब से इतनी आवाज लगा रही हैं? कोई वड़ा पाव खाने आ ही नहीं रहा है, इसलिए मैं आ गया। लगता है अब आपको वड़ा पाव कुछ नया ढंग से बनाना होगा, एकदम नया वड़ा पाव, जैसे रंगीन वड़ा पाव। हाँ। पर क्या ऐसा रंग बिरंगे वड़ा पाव बिकते हैं? हाँ, जरूर बिकेंगे। आजकल के लोगों को अजीब और अलग चीजें ही पसंद आती हैं। तो ठीक है, हम कोशिश करते हैं। ठेला बंद करने के बाद उषा ने बाजार से फूड कलर ले लिया। शाम को जब वो घर पहुंची। अच्छा, आज कारोबार कैसा था? धंधा तो पहले ही जैसा था, लेकिन आज हमें एक नया आइडिया मिला है। हमारा जो पुराना ग्राहक है ना संजय, उसने दिया है। कैसा आइडिया? रंगीन वड़ा पाव का। रंगीन वड़ा पाव? जी हाँ, और इसीलिए हम आते आते फूड कलर ले आए। आज हम बना कर देखेंगे कि रंगीन वड़ा पाव कैसा होता है। और फिर उषा ने रंगीन वड़ा पाव बनाना शुरू किया।
उसने हमेशा की तरह वड़े का बेसन साना और फिर उसे अलग अलग बर्तनों में डालकर उसमें अलग अलग फूड कलर डाले और फिर आलू की सब्जी को रंगीन बेसन से रंग कर उसने तेल में छाना। देखने में तो खूबसूरत है, बिल्कुल रंग बिरंगा। उषा और राघव ने रंगीन वड़े चखे। वैसे बढ़िया है, माँ मुझे भी दो। मानिक ने नीले रंग का वड़ा खाया और उसे पसंद आया। तीनों को रंगीन वड़े मजेदार लग रहे थे। अगली सुबह उषा ने अपना ठेला लगाया और रंगीन वड़े फरोख्त करने लगी। गर्मा गर्म वड़ा पाव, लाल नीले हरे वड़े, रंगीन वड़ा पाव, रंग बिरंगा वड़ा पाव। रंग बिरंगे वड़े देखकर ग्राहक उसके ठेले की तरफ खींचे चले आए। मुझे एक नीला वड़ा पाव दीजिए चाची जान। उषा ने उस लड़की को नीले रंग का वड़ा पाव दिया जो उसे बेहद मजेदार लगा। और उसके बाद संजय वहाँ आया। अरे सच में आपने तो रंगीन वड़े बना दिए। हाँ, आपने ही तो आइडिया दिया था और देखिए सबको बहुत पसंद आ रहा है। तो इसी बात पर मेरे लिए भी एक रंगीन वड़ा पाव बनाइए। और फिर उषा ने संजय को एक हरा और एक गुलाबी वड़ा पाव दिया। संजय रंगीन वड़ा पाव देखकर खुश था। वाह, सही में लाजवाब है। सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसा रंगीन वड़ा पाव भी खाऊंगा। संजय ने वड़ा पाव खाया। उसके बाद और ग्राहक भी आए। बहन जी मुझे एक लाल वड़ा पाव देना। हाँ मुझे भी। उषा रंग बिरंगे बड़े बनाने लगी और ग्राहक खाते गए। उषा बीच बीच में आवाज लगाती जिससे लोगों का ध्यान उसकी तरफ खींचता गया। गर्मा गर्म वड़ा पाव, लाल नीले हरे वड़े, गर्मा गर्म वड़ा पाव, गर्मा गर्म वड़ा पाव। एक के बाद एक ग्राहक आते जा रहे थे। कुछ ही वक्त में उषा के सारे वड़े पाव खत्म हो गए और आज उसकी कमाई भी बहुत अच्छी हुई थी। वो खुशी खुशी घर वापस आई। आज बेहद अच्छा काम हुआ, सारे वड़े बिक गए। भाई वाह, क्या बात है। कल से हमें और वड़े बनाने होंगे। ग्राहकों को रंगीन वड़े पाव बहुत पसंद आए। ये तो बढ़िया है। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, हम बहुत खुश हैं। अगले दिन भी वही हुआ। उषा की आवाज लगाते ही ग्राहक रंगीन वड़ा पाव खाने चले आए और आज बस 2 घंटे में ही उषा के सारे रंगीन वड़े खत्म हो गए। रंगीन वड़ा पाव मशहूर हो चुका था और उषा बेहद तरक्की करने लगी थी। अब उसका खानदान बेहद मुतमईन था। उषा बड़े अस्पताल में राघव का इलाज करा रही थी। अब वो ठेले की बजाय एक दुकान में रंगीन वड़ा पाव बेचा करती थी। रोज उषा की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती। उसके पास में डोसा सेंटर था मोहन का। इसके ग्राहक उषा के रंगीन वड़ा पाव की दुकान में जाने लगे। अरे ना जाने इस रंगीन वड़ा पाव वाली ने लोगों पर क्या जादू कर दिया है। मेरे तो सारे खरीदार भाग गए। मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। उस दिन जब उषा काम में मसरूफ थी तो मोहन ने उषा के लाल बेसन में मिर्ची मिला दी। अभी देखता हूँ लोग तेरा रंगीन वड़ा पाव कैसे पसंद करते हैं। और फिर मोहन अपनी दुकान में वापस चला गया। उषा इस बात से अनजान थी। उसने हमेशा की तरह वड़े बनाना शुरू किया और अपने ग्राहकों को दिया। वाह दीदी वाह, ये तो बहुत अलग है। मस्त, तीखा, लाल, लाजवाब है, एकदम लजीज है। ये सुनकर उषा ने अपने वड़े का आटा चखा। वो समझ चुकी थी कि लाल रंग में मिर्ची मिली है। जरूर किसी ने मिर्ची पाउडर बेसन में डाला है, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे ग्राहकों को ये पसंद आ गया। वड़ा पाव, तीखा लाल वड़ा पाव। और फिर उषा के दुकान के बाहर भीड़ लग गई। सभी को नया लाल तीखा वड़ा पाव बेहद पसंद आया। अरे रे, ये मैंने क्या कर दिया मोहन। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। उषा का तीखा लाल वड़ा पाव भी बिक रहा था। ये देखकर मोहन को बेहद गुस्सा आया। उषा का अच्छा वक्त चल रहा था, इसलिए उसका बुरा चाहते हुए भी उसका अच्छा हो रहा था।